जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की किताब में से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने कल तक क्या क्या पढ़ा था कि प्रकरण नंबर 1, ठीक है, प्रकरण नंबर 2 ये हमने पढ़ा था। आज प्रकरण संख्या 3 पढ़ना है हमको। प्रकरण 3, जिसे शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया है, या जिसे ही देश भाषा काव्य कहा है। शुक्ल जी का जो देश भाषा काव्य कहने का तात्पर्य ये है कि अपभ्रंश के बाद जिन भाषा का विकास हुआ है ना, जो अपनी खुद की बोलचाल की भाषा है, जिसमें हिंदी का जो रूप है ना, वो प्रधान रूप से दिखने को दिखाई देता है कहीं ना कहीं। जो हमारी हिंदी भाषा है उसको देश भाषा काव्य कहा है शुक्ल जी ने। तो अपभ्रंश काव्य किसको कहा है? जो पुराना काव्य है, जो कहीं ना कहीं जिसमें प्राकृत भाषा का थोड़ा बहुत भी आधार था, या थोड़ा बहुत ही प्राकृत भाषा उसमें मिली जुली थी, उसको अपभ्रंश काव्य कहा है। इसलिए शुक्ल जी ने आदिकाल को लिखने के लिए 12 पुस्तकों का नाम दिया था शुक्ल जी ने, जिसमें से 4 तो साहित्यिक अपभ्रंश की थी और 8 देश भाषा काव्य की। ये बात आपको भली भांति पता है, अपन ने डिस्कस कर ली थी ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो मैं नीचे कर देता हूँ, रुको, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जब शुक्ल जी ने इनका वर्णन किया था 12 पुस्तकों का, उससे पहले क्या किया शुक्ल जी ने कि उन्होंने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ठीक है ना, इनकी भूमिका बता दी अपन को। इसके अलावा कुछ जैन ग्रंथ भी ऐसे बताए जो महत्वपूर्ण थे, जैसे कि सोमप्रभु सूरी का पढ़ा हमने, कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है। कुमारपाल चरित्र पढ़ा हमने, कुमारपाल चरित्र पढ़ा हमने, किसका? हेमचंद्र का ग्रंथ पढ़ा। प्रबंध चिंतामणि पढ़ा हमने नेहरू तुंग का। ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में सीधा सीधा, न कि किसी मिलान करने के लिए, न कि किसी और प्रकार से। डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये किसका ग्रंथ है, ये किसका ग्रंथ है, ठीक है ना। तो इनको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा आज हमको पढ़ना है प्रकरण संख्या 3, जो कि शुक्ल जी ने लिखा है वीरगाथा काल के नाम से। तो यहाँ पर असली जो हिंदी साहित्य का इतिहास का आदिकाल है वो शुरू होने जा रहा है, ठीक है। एक एक पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है, इसकी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, ये स्क्रीन भी बड़ी। तो लिखा हुआ है कि वीरगाथा का समय दे रखा है इन्होंने, देखा आप, 1050 से लेके 1050 से लेकर 1375 तक, जो लगभग 993 से शुरू होता है। इस अगर ईस्वी में शुरू करे थे, और संवत में 1050 से लेकर 1375 कहा जा चुका है। अब देखो क्या कह रहे हैं शुक्ल जी कि पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य, जैसे कि भीषण देवरास हो, पृथ्वीराज दास हो, आजकल मिलते हैं, वो संदिग्ध है। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। तो इस संदिग्ध असंदिग्ध वाली बात कल भी पढ़ी थी हमने, वे शुक्ल जी ही कहते हैं। और ये कथन 1000 बार पूछा गया है, बहुत बार, कि संदिग्ध असंदिग्ध किन कहा है, या फिर पूरा कथन दे देते हैं शुक्ल जी का, है ना, कि आदिकाल में मिलती हुई जो सामग्री सब बहुत ज़्यादा तो विवादास्पद है, ठीक है ना। अब इससे अनुमान किया जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होगी। राजा भोज उस मूसर चंद कहने वाले के सिवा देश भाषा में सुंदर भावभरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि प्राय दोहों में कहे जाते थे, और वीरस के पद्य छप्पे में राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे, और अपने वीरोल्लास सभरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित करने पर अधिक सुविधा था, क्योंकि वो यार राजाश्रित है ना, यानी कि किसी के राजा का वर्णन किया जा रहा है, तो मतलब इसके मजाल नहीं है कि उस रचना को संभाल के न रखा जाए, है ना। तो वो तो एकदम संभाल के रखी जाएगी ना, राजा के अंदर भी कर्मचारी काम करते हैं। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी, और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकार के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरबदल होता रहा है, ठीक है। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में भी मिलती है, ठीक है। इसी से यह वीरगाथा काल कहा गया है। भारत के इतिहास में ये वो समय था जबकि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते हैं, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिम भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनलवाड़ा बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधारी प्रतिष्ठित थी,
उधर भाषाई शिष्ट मानी जाती थी और कविचारण आदि भी उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है ना, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ है। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। जाहिर सी बात है ना कि जो किसी प्रकार का जो साहित्य हम लिखा जाता है, तो वो जिस भूभाग में लिखा जा रहा है उस भाग की संस्कृति, जनता और उस भूभाग का सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव तो उस रचना पर रहेगा ही सही ना। उसी प्रकार की, उसी साहित्य की या उस प्रकार की जो जनता है ना, जो समाज है, उसी का तो प्रतिबिंब साहित्य में दिखाई देगा ना। उसके विपरीत भाषा, उसके विपरीत पहनावा, उसके विपरीत चीज़ों का साहित्य में संबंध मुश्किल दिखाई देगा या कम दिखाई देगा, जब तक कि उससे थोड़ा बहुत संबंध नहीं है। जैसे हम पृथ्वीराज रासव पढ़ते हैं, और पृथ्वीराज रासव पढ़ते हुए चंद्रबरदाई ने हमको शहाबुद्दीन गोरी, अरबी, तुर्की का भी वर्णन मिलता है। क्यों? क्योंकि उनसे संबंधित है। जबकि साहित्य तो राजस्थान से संबंधित हो गया, वीर काल या फिर राजपूत संबंधित हो गया, परंतु शहाबुद्दीन भी तो उसी कहानी का पार्ट है ना, तो उनका भी वर्णन हमें साहित्य में मिल जाता है। और नीचे लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन के उपरांत साम्राज्य भावना देश से अंतर्निहित हो गई थी और खंड खंड होकर गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकता वश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन तक के लिए यूं ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमान के भी हमले होते रहते थे। सारांश ये हुआ कि जिस समय से हमारी एक सेकेंड ये अपनी पंक्तियाँ कि मात्र यूं ही मोल ली जाती थी, बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश ये है कि जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वो लड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था, और सब बातें पीछे पड़ गई थी। मोहम्मद गजनवी के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहाँ से लूट मार के लिए देश के विभिन्न भागों पर, विशेषकर राजपुतानों पर चढ़ाइयाँ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता है, पर कहीं कहीं सांस्कृतिक काव्यों में मिलता है। सांबर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय राज के पुत्र अर्णोराज थे, जिन्होंने आना सागर झील बनाई थी। उनके समय में मुसलमानों ने सेना से फिर से पुष्कर की घाटी में लाग कर उस स्थान पर जा पहुंची जहां पर आना सागर है। ठीक है, ये चीज़ हम हिंदी साहित्य में पढ़ते और जीके में पढ़ चुके हुए होते हैं, ठीक है ना। और याद है इसके साथ इसमें लिखा हुआ है कि अर्णोराज ने उस सेना का संहार भी बड़ी भारी विजय प्राप्त की है। सेना का संहार कर बड़ी विजय प्राप्त की है। वहाँ मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान पर पवित्र मानकर अर्णोराज ने आना सागर झील बनवाई। ठीक है ना, ये हमको सबको पता है कि आना के बिसल देव, जो आना के पुत्र है ना, बिसल देव, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसल देव राष्ट्र का असली नाम क्या है। विग्रहराज के वर्तमान समय में किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई थी। इसे परास्त करके बिसल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़े थे। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश पर अपने राज्य में मिलाया और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालेख में मिलता है। बिसल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 में होती है। ठीक है, मोटा मोटा हम इसे मान सकते हैं 1190-91 की बात कर रहा है। तराइन के युद्धों की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, 1190 ना। पहले भी गौरियों की सेना ने नाडोल पर धावा कर दिया था, उसे हार कर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे बहुत दिनों तक राजपुताने आदि में कई स्वतंत्र राजा हुए, परंतु मुसलमानों से लड़ते रहे। इन सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीर देव हुए, तो पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा पर आते हैं और मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे हैं, उन्हें कई बार हराया था। सारांश ये है कि पठानों के शासन काल तक हिंदू स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे हैं। पठानों के शासन काल तक हिंदू जो है वो स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे हैं। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपये पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वो धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार का पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय जो भाट या चारण किसी राज्य के पराक्रम, विजय या शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरता था, वही सम्मान पाता था। ठीक है, इस दशा में काव्य साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि सामूहिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी।
इस वीर गाथा काल को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्ति के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। फुटकल रचनाओं का विचार, ठीक है ना, फुटकल रचनाओं का विचार यहाँ वीर गाथा पर प्रबंध काव्य का उल्लेख किया गया है। और जैसे वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा है, वैसे तो देखो ये इंपॉर्टेंट है कि वीर गाथाओं यानी कि रासो काव्य का जो मेन जो प्रसंग है वो क्या रहा है, युद्ध और प्रेम, अर्थात किसी स्त्री से प्रेम करते हैं, फिर कथा स्टार्ट हो जाती है, फिर वहाँ पे युद्ध होता है। वही सारा वर्णन हमको रासो साहित्य में और वीर गाथा काल में मिलता है या वीर गाथा की रचनाओं में मिलता है। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर उस कन्या को हरण करके लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार काव्य में श्रृंगार का भी थोड़ा बहुत मिश्रण रहता ही है, वो भी गौण मात्रा में रहता है। हालांकि प्रधान रस तो वीर ही रहता है। और हम जब रासो साहित्य पढ़ते हैं तो डिस्कस करते हैं कि रासो साहित्य का अंगिरस वीर रस ही है। हालांकि श्रृंगार रस भी अच्छी खासी मात्रा में रहता है। श्रृंगार रस तो केवल सहायक के रूप में रहता है। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न करके रूपवती स्त्री के कारण कल्पना करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। मीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार अन्य काव्यों में प्रसंग के अनुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना बनी रहती है। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती है। पहला तो किस रूप में मिलती है, प्रबंध काव्य के रूप में मिलती है, प्रबंध के साहित्यिक रूप में और वीर युद्ध के रूप में। ठीक है, साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ मिलता है वो है पृथ्वीराज रासो, अर्थात हिंदी की प्रथम रचना हम किसे कह सकते हैं, पृथ्वीराज रासो। देश भाषा की जिसे कह सकते हैं ना, पृथ्वीराज रासो देश भाषा का काव्य। और शुक्ल जी ने पहला महाकाव्य और पहला महाकवि इनको ही मान पृथ्वीराज रासो। ठीक है ना। अब जब ये बात बताओ, जब इन्होंने कह दिया कि साहित्यिक प्रबंध रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, हालांकि इससे पहले तो बिसल देव रासो भी लिखा गया है, दलपति विजय का नृत्य वो भी लिखा गया है, क्या बोलते हैं, कुमान रासो को। पर इन्होंने कहा कि साहित्यिक प्रबंध के रूप में, जिसके साहित्य के सारे गुण विद्यमान है साहित्य के रूप में, तो साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वो है पृथ्वीराज रासो। और वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक मिलती है वो है बीसल देव रासो। तो ये तो वीर गीत के रूप में हो गया। हालांकि बीसल देव रासो में तो श्रृंगारिकता की प्रधानता अधिक है, और ये आपको भी पता है कि यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती है रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती है। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आला में देख सकते हैं। ठीक है, गाने वाले प्राय उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है ना, आला गाने वाले। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया गया है जिसकी या तो प्रतियां मिलती हैं या उल्लेख मात्र पाया जाता है। यह ग्रंथ रासो कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो रासो किसे कहा है कि जिनकी प्रतियां मिलती है या उनमें उल्लेख मात्र मिलता है, और वीर काल के दौरान जो ग्रंथ लिखे गए उनको रासो कहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि रासो शब्द का उत्पत्ति रहस्य सबसे बतलाते हैं, लेकिन भाई मैं तो शुक्ल जी हूँ और मैं बीसल देव रासो में आए हुए रसायन शब्द के आधार पर रसायन शब्द से ही रासो की उत्पत्ति मानता हूँ। अब ये प्रश्न हमने बहुत बार पढ़ा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं। वो मानते हैं किससे, रसायन शब्द से। ठीक है ना। तभी कुछ लोग रहस्य से मानते हैं, कुछ लोग राशन से भी मानते हैं। ये चीज़ हम हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ते हैं तो तब हम डिस्कस करते हैं नोट्स में। ठीक है, खुमान रासो की बात करता हूँ। शुक्ल जी ने खुमान रासो को सबसे पहले माना है। खुमान रासो एकमात्र ऐसी रचना है इसमें रासो साहित्य में जो तो सबसे पहले आएगी क्रम में, सबसे लास्ट में आएगी क्रम में। इसके बीच में जितने भी रासो ग्रंथ ना सब बीच में आएंगे। ये कुछ लोग मानते हैं इसको 9वीं 10वीं शताब्दी में लिखा हुआ, और कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोतीलाल मेनारिया ये मानते हैं इसको 16वीं 17वीं शताब्दी 17वीं 18वीं शताब्दी में लिखा हुआ। क्योंकि इनका मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और इनका मानना है कि इसमें ये किताब बाद में लिखी गई है। अब क्यों लिखी गई है, क्योंकि इस किताब में कुछ कुछ ऐसा वर्णन भी मिलता है जो कि 14वीं 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी तक की चीज़ें का वर्णन इसमें मिलता है, वहाँ तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। इसलिए वो तो बाद का मानते हैं, शुक्ल जी पहले मानते हैं। तो इसमें कोई क्रम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, या तो पहले लगा दो या बाद में लगा दो, बीच की रचना है वहीं की वहीं रहेगी क्रम। ठीक है, खुमान रासो देखो अब कि संवत 810 और 1000 के बीच, या संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए थे। ठीक है ना। कर्नल टोड ने इनको एक मानकर युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनका सारांश से है कि काल भोज के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा था, जिसका नाम मेवाड़ में प्रसिद्ध था। जिसके समय में बगदाद का खलीफा अल मामून ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए हैं। ठीक है ना। खुमान रासो में खुमान के कितने युद्धों का वर्णन है, 24 युद्धों का वर्णन।
ठीक है ना। यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि ने खुमान रासों के आधार पर किया गया जान पड़ता है। इस समय अभी बताओ, खुमान रासो रचना किसने लिखी है? खुमान रासो रचना मैंने खुद ने लिखी है। किसने लिखी है? मैंने खुद ने। तो खू से खुद, खू से खुमान रासो, द से दल के नीचे हो गया ना, याद करने का तरीका ऐसे हो गया। ठीक है, ख से खुद, खुमान रासो, द से दलपति में। वह अपूर्ण है, उसमें महाराणा प्रताप सिंह का तभी वर्णन मिलता है। कालभोज से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है कि कालभोज बप्पा रावल जिसे कहते हैं, खुमान, मत्ताट, भरतपट्ट सिंह खुमान, महायक खुमान तीसरा। कालभोज का समय 791 से लेकर 810 तक 810 संवत्सर का। तीसरे खुमान के उत्तराधिकार के समय दो शिलालेख भी लिखे गए थे। अतः 190 वर्षों का औसत किराने पर भी तीनों खुमानों का लगभग अनुमान अलग अलग ठहराया जाता है। इस प्रकार ठहराया जाता है, क्या ठहरता है? पहला ये देखो आप, इस प्रकार से 3 अलग अलग राजा हुआ है, खुमान नाम से याद रखना, इनका टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। लेकिन जो हम पढ़ रहे थे खुमान रासो, ये खुमान द्वितीय है। ये हम किसके युद्ध का वर्णन पढ़ रहे थे? खुमान द्वितीय का, याद रखना है। ठीक है, ये भी हो गया मोटा मोटा अपना खुमान रासो। खुमान रासो से ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसका प्रकाश वर्ष क्या है और किसने लिखी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और कहाँ का वर्णन? चित्तौड़ का वर्णन है, सही याद रखना, चित्तौड़ का वर्णन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता क्योंकि इससे भी महत्वपूर्ण घटनाएं बची हुई है इसके अलावा भी। अलवासिया वंश का अलमामू, ठीक है ना, विक्रम संवत 870 से लेकर 90 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफाओं के सेनापति ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपुताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतः यदि किसी खुमान से अलमाम की सेना से लड़ाई हुई होगी तो दूसरा खुमान रहा होगा, उसी के नाम पर खुमान रासो है। तो अपनी बातों में ना खुमान द्वितीय की वर्णन किया गया है खुमान रासो के अंदर, जिसका ही नाम पे खुमान रासो की रचना की है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। ठीक है ना, कितना अंश पुराना है, उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलता है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में अभी ग्रंथ मिलता है जो क्रम की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज के अनुसार एक अज्ञातनामा भाट ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा है। इसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन है। ये नहीं कहा जा सकता है कि दलपति विजय अपने असली खुमान रासो का रचयिता है और उसके पिछले परिशिष्ट का। तो इसलिए कुछ लोग इसको 8वीं 9वीं शताब्दी का मानते हैं और कुछ लोग इसको 16वीं 17वीं शताब्दी 17वीं 18वीं शताब्दी का मानते हैं। क्यों मानते हैं? कारण मैंने आपको बता दी। बिसलदेव रासो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार। ठीक है ना, जितना पृथ्वीराज रासो से प्रश्न पूछा जाता है ना, उतना ही इससे प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना। किसकी रचना है? नरपति नारा की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। एक है नालना कवि आयुक्त है नल्ल सिंह, तो नल्ल सिंह की तो कृति है कौन सी? विजयपाल रासो। ठीक है ना, विजयपाल रासो। पर बिसलदेव रासो की किसकी रचना? नरपति नाम है, ये याद रखना, आ जाएगा, है ना। तो बिसलदेव रासो, ठीक है ना, कवि विग्रह राज चतुर्थ उपनाम से बिसलदेव का समकालीन था, ये राज कवि थे। बिसलदेव नाम से एक छोटी पुस्तक लिखी है जो कि वीर गीत रूपी, हालांकि है श्रृंगारिक रचना है, इसको वीर गीत भी कहते हैं, ललित काव्य भी कहते हैं, कुछ लोग इसको मुक्तक काव्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें युद्धों का वर्णन नहीं है। ठीक है ना। 12 से 72 मंजारी जेठ बदी 9वीं बुधवारी, नाल रसायन आरंभ ही शारदी टूटी ब्रह्मा कुमारी। अब ये देखो, इन पंक्तियों के आधार पर ही शुक्ल जी ने रसायन शब्द से क्या मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति मानी। इसलिए ये जो ग्रंथ है ना, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें रसायन शब्द आया है और शुक्ल जी ने इसी से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। और 1272 मंजारी, अब कुछ लोग 1272 से सम्मत 1200 भी लगाते हैं, 1212 भी लगाते हैं, कुछ लोग 1212 भी लगाते हैं, कुछ लोग 1272 भी लगाते हैं, लेकिन इनसे जो लिया है ना, और उस समय तो ईस्वी लिखते नहीं थे, जाहिर सी बात है ना, 1212 के आसपास उस समय लिखते थे संवत में। ठीक है ना, तो संवत ही 1212 मानेंगे इसको। और संवत 1212 में से जब हम 57 माइनस करते हैं तो लगभग कितना बैठता है? ये 12 में से 2 गया तो कितना बचा अपना? 7 और 4 11 और 5। ठीक है, 11 में से 5 गया तो कितना बचता अपना? फिर से ये बचता है 10 में से 5, 1155 बैठता है ये। ठीक है ना, 1155 ईस्वी। तो यही पहला ग्रंथ माना जाता है। हालांकि खुमान रासो के बाद माना जाता है, पर यह भी पहला ग्रंथ माना जा सकता है अगर खुमान रासो को लास्ट में माने तो। ठीक है ना, यही क्रम भी है। तो 1212 स्पष्ट कर दिया इन्होंने। तो 72 शब्द से इन्होंने 72 द्वादशोत्तर का रूपांतर है, अतः 1272 से अर्थ लिया है इन्होंने सन 12 से 12, और गणना करने पर विक्रम संवत 1212 ज्येष्ठ बदी नववार बुधवार को इसका लेखन शुरू हुआ था, जो कि इस ग्रंथ पर लिखा हुआ मिल रहा है साफ साफ अपन को। ठीक है ना, बुधवार को कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है।
इसमें वो बीसल देव का समकालीन जान पड़ता है। बीसल देव रासो का समय 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 के आसपास ही प्राप्त होते हैं। इस संवत की बात कर रहे हैं ना। अब ये इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत बार पूछा गया कि बीसल देव रासो कितने खंडों में रचना है, 4 खंडों। ये 1000 बार पूछा गया, याद होना चाहिए आपको। ये 200 चरणों में समाप्त होता है। इसी कथा का सार यूँ है, अभी कथा का सार याद होना चाहिए। पूछा जाता है कि कौन से खंड में क्या है, तो बहुत आसान है, अभी याद करवाते हैं इसको। कि जाहिर सी बात है, कोई भी जब चैप्टर शुरू होगा तो पहले नंबर से शुरू होगा ना। तो पहले नंबर पे क्या होगा भाई साहब, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती का। तो इसकी नायिका कौन है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। नायिका ठीक है, कौन होगी, राजमती के सांबर से बीसल देव का विवाह होना। ठीक है ना, परमार की पुत्री राजमती का सांबर के बीसल देव का विवाह होना, ये पहला चैप्टर हो गया, खत्म बात। राजमती नायिका होगा। बीसल देव का राजमती से रूटकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना, वहाँ 1 वर्ष रहना। अब कुछ लोग कहते हैं कि 12 वर्ष रहे था, कुछ लोग कहते हैं 12 महीने रहे था। तो 12 वर्ष वाली बात थोड़ी सी सार्थक नहीं लगती, इसलिए 12 महीने वाली बात सही लगती है, इसलिए 1 वर्ष का है शुक्ल जी। याद रखना, राजमती से रूटकर दूसरे चैप्टर। तीसरे में क्या होता है, राजमती का विरह वर्णन और बीसल देव का ओडिशा से लौटना। तो राजमती जब विरह में तड़पती तो बीसल देव वापस लौट के आ जाते हैं, लेकिन जब बीसल देव आते हैं तो चौथे चैप्टर में पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना 2 जगह, और बीसल देव को वहाँ जाकर राजमती को वापस फिर से चित्तौड़ लाना। तो ये सारी की सारी घटनाएं 4 चैप्टर से मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ललित काव्य मुक्तक काव्य है, नरपति नाला ने लिखी है। बीसल देव रासक को विग्रह राज चतुर्थी बोलते हैं, याद रखना। और इसके अलावा विग्रह राज चतुर्थी बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ यार यहाँ का, ठीक है, ये मिल दिया मैं। इसके अलावा आपको पता है कि हो गया ना, बीसल देव विग्रह राज चतुर्थ। राजमती का नाम याद रखना है ना, कभी ऑप्शन में नागमती भी आ जाता है, कभी कभी तो गलत है वो, है ना। राजमती होगा, पूछा जाता है नहीं कौन है बीसल देव रासो के नायिका कौन है, इसलिए। दिए गए संवत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने से बीसल देव के बहुत कुछ पीछे की लिखी जान पड़ती। ठीक है, इसके अलावा जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी, ये घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य। ठीक है, तो शुक्ल जी ने क्या कहा है भाई, इसको घटनात्मक काव्य नहीं कहा, शुक्ल जी ने वर्णनात्मक काव्य कहा। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, बीसल देव का विवाह और ओडिशा जाना। ठीक है, इनकी पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। बीसल देव के 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा का देहांत हो चुका था। अब ये कुल मिला के बात है कि समय के हिसाब से खेल रहे थे, उस समय तो कोई परमार राजा हुआ ही नहीं था, है ना। तो उसकी कन्या बीसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय भोज नाम का कोई राजा था भी नहीं। बीसल देव की परमार वंश की रानी भी थी, ये बात परंपरा में अवश्य चलती है, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज राज में भी हुआ है। इस बात को लेकर पृथ्वीराज उस पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है, अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो। अतः इस आधार पर कवि ने उसका ये केवल उपाधि सूचक नाम नहीं दिया है, असली नाम न दिया हो। कदाचित इन्हीं में से किसी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह हुआ हो। ये बिल्कुल काम की बातें नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, बस शुक्ल जी है इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। परमार कन्या के संबंध में कई स्थान पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से ये सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया है। जैसे जन्मी गोरी तू जैसलमेर, गोरडी जैसलमेर की, आबू के परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे। अतः राजमती को उनमें से किसी की सरदार की कन्या होना ही संभव है। पर दास के अतिरिक्त, पर भोज के अतिरिक्त भी और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ अचरज कवि कालिदास। ठीक है, जैसा पहले कह चुके हैं कि अजमेर के चौहान राजा बीसल देव बड़े वीर और प्रतापी थे। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी, कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव, और हम पढ़ते ही है ना, सोमदेव नाम से कवि मिलते हैं ना इनके, ठीक है, जिन्होंने ललित विग्रह नाम से नाटक लिखा था संस्कृत में, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है। राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर एक नाला नाम के कवि, पर नाला के इस बीसल देव में, नरपति नाला के इस विषय में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, नहीं उसके शौर्य पराक्रम, क्योंकि वो तो श्रृंगारिक ग्रंथ है। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूट कर विदेश की ओर जाना, अर्थात नाजमती जो है, जब किसी पत्नी का पति रूट कर प्रदेश चला जाता है तो उसे प्रेषित पति का नायिका बोलते हैं, प्रेषित पति का, ठीक है ना, प्रेषित पति का, जिसका नायक चला गया है कहाँ तो प्रदेश चला गया है। तो पहली हिंदी साहित्य की प्रेषित पति का नायिका कौन सी हो जाएगी, अपनी राजमती हो जाएगी। ये हो गया प्रेषित पति का, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है तो बहुत बार, ठीक है ना। और दिखा हुआ है ना, प्रेषिता पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है,
अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसल देव एक ऐसे वीरासो कहना खटकता है, क्योंकि रासो से तात्पर्य होकर वीर गाथा काल रूप से वीर गाथा के रूप में लिखा गया कर। पर जब हम देखते हैं कि ये काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए रचा गया है, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। तो भाषा की दृष्टि से देखते हैं तो ये साहित्य नहीं है, राजस्थानी है, ठीक है ना। जैसे सुकैछे, पाटन थी, भोज तना, खंड खंडरा इत्यादि। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है, वो ये है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। और आपको पता है कि जब राजस्थानी भाषा का, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दूसरे पेज पर रखी ना, अपने पास है पेज यहाँ पर, तब राजस्थानी भाषा के साथ हम ब्रज भाषा का समन्वय करवाते हैं, तब पिंगल भाषा का जन्म होता है। और जब हम राजस्थानी के साथ में मारवाड़ी या पश्चिमी राजस्थानी का समन्वय करते हैं, या उन भाषा को मिक्स करके लिखते हैं, या अपभ्रंश का मिक्स करते हैं, अपभ्रंश का मिक्सअप करते हैं राजस्थानी के साथ, तब हम उसको कहते हैं डिंगल। अब कुछ लोग कहते हैं कि डिंगल और पिंगल दोनों काव्य की शैलियाँ हैं। हालांकि बहुत बार प्रश्न आया कि दोनों के दोनों क्या है, काव्य का एक प्रकार है, पिंगल काव्य, डिंगल काव्य, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद हमने पढ़ लिया ये चीज़ कहाँ पे थे अपन, हाँ, कि हिंदी जो पिंगल भाषा कहलाती है। और बीसल देव रासो ने बीच बीच में बराबर में साहित्यिक मिलाने का प्रयत्न दिखाई देता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने पर यह ध्यान रखनी चाहिए कि गाने की चीज़ होने के कारण इसकी भाषा में सही अनुसार कुछ हेर फेर होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा कुछ बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के रूप में मेलवी अर्थात मिलाकर, जोड़कर, चिता मतलब चिता में, रणी मतलब रण में, प्राप्त हो या किया जाए, इस विधि, ठीक है ना। बाला, इस प्रकार नैयर को यहाँ पे नगर कहा गया है, प्रसाव को प्रसाद और पयोहर को पयोदर कहा गया है, जो कि प्राकृत के शब्द है। इनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल के पीछे तक होता रहा है। इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, ठीक है, नेजा, ताजना। जैसा कहा जा चुका है कि पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी हो सकते हैं। कवि के समय पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फेरने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बीसल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद है। महल पढ़ाने ताजुद्दीन खुरसानी चढ़ी चले बोंड, है ना। उपयुक्त विवेचन के अनुसार ये पुस्तक न तो वस्तु के विचार से न भाषा के विचार से अपने असली मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने बहुत बड़े प्रकांड इतिहासकार ही है ना, इससे हमीर के समय की रचना कहा है। राजपुताने का इतिहास लिखा है इन्होंने, उस पुस्तक में कहा ही है ना। यह नरपति नाहला की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा का साहित्यिक संबंधी कई तथ्यों पर पहुँचते हैं। ध्यान देने के पहले की बात है कि राजपुताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे मोती का आखा किया, चंदन काट के मांडवो, सोना की चोरी, मोती की मांग। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा आश्रय लेकर एक साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी है, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है उसे डिंगल कहा जाता है। आ गई वही बात जो अभी अपन ने कहा था कि अपभ्रंश प्लस शुद्ध राजस्थानी को कहा जाता है डिंगल। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल भाषा के लिखे ग्रंथों पर ही विचार कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम राजस्थानी भाषा और डिंगल में ग्रंथ करेंगे तो शुद्ध राजस्थानी में चला जाता है वो। जबकि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो एक मानक भाषा है उसके अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ पिंगल भाषा पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रज के समीप होती है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि दूसरी बात जो कि साहित्य में संबंध रखती है, वीर श्रृंगार का मेन है। इस श्रृंगार में श्रृंगार की प्रधानता है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है। वीरस किंचित आभास मात्र है। अब ये पूछा गया है, 1000 बार पूछा गया है ये पंक्ति, तो इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। ये किस ग्रंथ के लिए कहा गया है? बीसल देव रासो के लिए। किसने कहा है ये? बीसल देव रासो के लिए ये कहा है रामचंद्र जी शुक्ल जी ने, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं ये। संयोग और वियोग के गीत कभी नहीं गाए। बीसल देव रासो को पद दे दिए गए कि परण बाद चालो बीसल राय, चौरासिया सब लिया बुलाए, चांद तणी साजत करो, जिर रंगावली पहर जो टोप, हुए पैस राव बीसल राव, आवी सयल अंतेरी राव,
रूप पूरब प्रेषिए इसी अस्त्री नहीं सयल संसार, अतिरंग स्वामी सुमली राते बेटी राजा भोज की, गर्भ करी उबो छई सांभरियो राव मुसरी का नहीं उर भगवान, बाघरी सांबर उग गई। कुल मिला के बात यह है, इसमें वो वर्णन दे रखा है मोटा मोटा कि वो उड़ीसा कैसे गया, शादी कैसे हुई उनकी, ये मोटी मोटी ये पंक्तियों का अर्थ दे रखा है इसमें। इसके अलावा अपन इसको ख़त्म करते हैं, इसकी पंक्तियाँ नहीं पूछी गई है जनरली, तो वैसे एग्जाम लो भाई कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो बता दूंगा बाद में, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा नीचे नीचे वाली पंक्तियाँ देख लो आप, तो इसकी सिर्फ विष्णु देवरासुर की कि जई धान मिलती अंग संभार, मान्य भंग हो तो बालो इणी परिहरदा राज दुआरी। ठीक है, इस प्रकार से ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखनी। चंद्रप्रताय का नाम पढ़ेंगे, और चंद्रप्रताय का नाम आते पृथ्वीराज रासो का नाम आता ही आता है, जो कि हिंदी साहित्य का ही नहीं आदिकाल की सबसे इम्पोर्टेंट कृति है पृथ्वीराज रासो। आदिकाल की सबसे महत्वपूर्ण कृति है पृथ्वीराज रासो। बिना पेपर मतलब पेपर अधूरा है अगर पृथ्वीराज रासो का वर्णन नहीं किया गया है तो। चंद्रप्रदाय, ठीक है, चंद्रप्रदाय हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। अब इनके अनुसार माने गए हैं वो, ठीक है ना, अलग अलग कवियों ने अलग अलग कवियों को प्रथम महाकवि माना है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना उसमें, तो उसमें से राम कुमार वर्मा ने, राहुल सांकृत्यायन ने, जो पहला महाकवि है ना, भले राम कुमार वर्मा ने क्या बोलते हैं और राहुल सांकृत्यायन ने अलग अलग कवियों को पहला कवि माना है, जैसे सरह का तो माना है बहुत सारे लोगों, लेकिन फिर भी पहला महाकवि जो है वो स्वयंभू को मानते हैं वो, तो स्वयंभू आदिकाल में जब सिद्ध साहित्य पढ़ते, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रश्न आया हुआ है ये, ठीक है। लेकिन शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? चंद्रप्रताय को, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। बिल्कुल कौन बढ़िया। चंद्र दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे, महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध है। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्टी जाति के जगत जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था, दोनों एक ही दिन संसार भी छोड़ गए थे। यह महाराज पृथ्वीराज के राजकवि नहीं थे, उनके सखा सामंत भी थे, और षड्भाषा अर्थात 6 भाषाओं में कविता करना जानते थे, 6 भाषाओं में रचना करना जानते थे। षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृश्य काव्य भी कर सकते थे, अर्थात जो देख नहीं सकते थे वो भी लिख पाते थे, ठीक है ना। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता है। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे, और जहाँ जो बातें होती थी सब सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। अभी थोड़े दिन पहले जब वो आई थी ना, क्या बोलते हैं, अपना वो आया था ये हमारे इसका पेपर, उसमें आया था ये सेम टू सेम पंक्तियाँ। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय है। अब 69 समय क्या है? ये 69 समय को चैप्टर्स बोलते हैं। अब चैप्टर्स का नाम यहाँ पे समय दिया हुआ है, समय, ठीक है ना, अध्याय जिसे कहते हैं ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी क्या होता है समय का नाम मतलब चैप्टर्स का नाम वो अपने मन से रखता है। समय मिलता है कुछ जगह स्तर के मिलता है, अरे कुछ रचनाओं का, कुछ रचनाओं में चिंगारिया भी मिलता है, कुछ रचनाओं में प्रभाव मिलता है, कुछ रचनाओं में तरंग मिलता है। तो सब कवि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी रचना क्या नाम रखता हो। वैसे ही चंद्रप्रदाय ने हिंदी साहित्य के इतिहास में एपी पृथ्वीराज रासो का जो है 2500 पृष्ठों का ग्रंथ, उसमें 69 चैप्टर से 69, ठीक है, जिसे जो कि वृहत संग्रह बोलते हैं इसको, है ना। व्रत संग्रह जो है ना सबसे बड़ा, हालांकि ये अप्रमाणिक है, मान्य है, इसको मानते नहीं है लोग। हालांकि इसके चार रूपांतरण मिलते हैं पृथ्वीराज रासो, तो वो हम पढ़ेंगे जब हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग है इसके ऑलरेडी ग्रुप में डाल रखी है अपन ने, उस पर मैंने बताया हुआ है कि पृथ्वीराज रासो के कौन कौन से 4 मोटे मोटे रूपांतरण मिलते हैं, ठीक है। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इसमें 69 चैप्टर्स मिलते हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है कवित्व, दोहा, तोमर, तोटक, गाहा और आर्य। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रचलित है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया था, जैसे राजसौ के पिछले भाग को पुत्र जलहन ने पूरा किया था। इसमें एक पंक्ति आती है कि जलहन हत दे चला। तो 69 चैप्टर्स में से लगभग 59 चैप्टर तो चंद्रप्रदाय ने पूरे कर दिए थे, लेकिन लास्ट के जो 10 चैप्टर है वो जलहन ने पूरे किए थे। जलहन द्वारा पूरा किया जाना जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया था, ठीक है ना, तो कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए थे, और जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहन के हाथ में ये पुस्तक दे दी थी और कहा था कि भाई आगे
जो रचना है वो तू ही पूरा करना, और जलाने के हाथ में रास्तों को सौंपे जाने का प्रमाण यहाँ से मिलता है कि पुस्तक, ठीक है ना, क्योंकि शहाबुद्दीन गोरी को छल से पकड़ लेता है ना पृथ्वीराज रासो को, कि पुस्तक चलनाथ दे चली गज्जन नपकार रघुनाथ चरित हनुमंत करत भूप भोज उद्धर प्रिय जिमी पृथ्वीराज सुजज कवि चंद करत चंद नंद उद्ध रियतिवी। ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है ये। रघुनाथ चरित हनुमंत करत भूप भोज उद्ध प्रिय जिमी, है ना, पीछे लिखना आप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना कि रघुनाथ चरित हनुमंत करत वाली पंक्तियाँ पृथ्वीराज रासो में आती है ये पंक्तियाँ, और ये चंद्रवरदाय ने लिखी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा महाराज तथा चौहान के अजमेर में राजस्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज चौहान जो थे वो अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र हैं। तो हमने बिसल देव राज पढ़ा ना, अर्णोराज, उनका नाम क्या था, विग्रह राज चतुर था। तो उसी वंश परंपरा में आगे जाके सोमेश्वर पैदा होते हैं और सोमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना। तो सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। अर्णोराज वही है जिन्होंने आनासागर का निर्माण करवाया था, आनासागर झील जयपुर अजमेर में आनासागर झील है ना। सोमेश्वर का विवाह हुआ था तोमर वंश की अनंगपाल की कन्या के साथ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ था और संयोग से जयचंद राठौड़ की उत्पत्ति हुई है वहाँ से। अर्थात जयचंद जो है मौसेरे भाई थे, ये है ना, जो हम पढ़ते हैं ना संयोगिता स्वयंवर वगैरह, जयचंद की पुत्री बधू है ना। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ है, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए हैं। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया था, ठीक है ना, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज्य एक हो गया था। जयचंद को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस युग में अपनी कन्या संयोगिता का भी स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब जयमाला लेकर रंगभूमि में आई तब पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना थी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा के किनारे नहर में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज सामंतों के साथ आकर यज्ञ के विध्वंस कर दिया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता का गंधर्व विवाह कर दिया, भगा कर, है ना, लव मैरिज। अतः अंत में वे उसे हर कर ले गया। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत खतरनाक युद्ध हुआ। संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली चला गया। वहाँ भोग विलास में उनका समय बीतने लगा और राज्य की रक्षा का ध्यान नहीं रह गया। पल का बहुत कुछ हास तो जयचंद पहले ही कर चुका था, है ना, और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देखकर क्या किया, शहाबुद्दीन गोरी, जिसे मोहम्मद गोरी बोलते हैं ना, मोहम्मद गजनी बोलते हैं, मोहम्मद गोरी बोलते हैं, वो चढ़ गया पर हार गया था। लगभग 16-17 बार है ना शहाबुद्दीन गोरी को पृथ्वीराज ने हराया था और अंत में छल से पकड़ा गया। पृथ्वीराज हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वो कई बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी ले गया, ठीक है ना। पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी भेज दिए गए, है ना। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुँचे और एक दिन चंद के इशारे पर, देखो लिखा हुआ है ना कि और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए, ठीक है। पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा। वो पंक्तियाँ पढ़ते हैं ना आप कि 4 बांस और मत चूके चौहान, है ना, 4 अष्टअंगुल प्रमाण, कि वो क्या है ना, चंद्रवरदाय इसको इशारा देता है और कहा जाता है कि पृथ्वीराज को शब्दवेदी बाण लगाना आता है कि उसको कोई आप बोल दोगे ना कि भाई ये शब्द यहाँ पर है, शब्द से कि इस तरफ दिशा में है वो, क्योंकि कहा जाता है इतिहास में कि इनकी तो आंखें फोड़ दी गई थी, ठीक है ना, तभी दिखे नहीं, और उसके हाथ में धनुष बाण था और वो फिर मार। हालांकि पृथ्वीराज की मूवी भी आई है, मैंने देखी नहीं है हालांकि कैसी मूवी है, पर ऐसा इतिहास में मिलता है, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा, फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण ये लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ एक सुंदरी पर आसक्त था, जो दूसरे पठान सरदार हुसैन साहब को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग आकर पृथ्वीराज के पास भाग गए तो शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि तू उन दोनों को यहाँ से निकाल दे, अन्यथा। तो पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः हम इन दोनों की बराबर रक्षा करेंगे, ठीक है ना। इसी बेर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हो गया। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हुई है। ऊपर लिखी गई कथा और रासों में दिए गए संबंधों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल न मेल खाने के कारण
विद्वानों ने पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि के रचना के रूप में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी के रूप में भी माना गया है। वह एक जाली ग्रंथ ठहराया गया है। ठीक है, रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ नाम आने से, पीछे के नाम आने से ये संदेह और भी स्पष्ट हो गया है। अब देखो पृथ्वीराज रासों के बारे में प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता और अर्ध प्रामाणिकता का कितना ज़्यादा संदेह बैठता है, ये तो आपको विशेष पता होगा इसे कि बहुत सारे कवि ऐसे हैं जिसकी मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा विवाद भी पृथ्वीराज रासों को लेकर ही हुआ है। आदिकाल में अगर हम बात करें किसी रचना में तो वो पृथ्वीराज रासों को लेकर ही हुआ है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तक से कि पृथ्वीराज रासो, इसमें प्रामाणिकता, ठीक है ना, अप्रमाणिकता और अर्ध प्रमाणिकता को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। जिसमें से जो राजस्थान का इतिहास जानते हैं ना वो तो इसको अप्रमाणिक मानते हैं। उसमें एक तो शुक्ल जी भी अप्रमाणिक मानते हैं, शुक्ल जी तो बिल्कुल ही अप्रमाणिक मानते हैं। ठीक है ना। अब ये बताओ मुझे कि कोई भी रचना, का साहित्यिक रचनाएं हैं तो जरूरी थोड़ा नहीं कि उसका इतिहास से कोई संबंध हो, नहीं है ना। तो इतिहास से संबंध देखिए, इस बात को अप्रमाणिक मानते हैं। लेकिन रचना तो मिलती है ना, आदिकाल की भाषा भी मिलती है, तो रचना को तो स्वीकार करते हैं, रचना को महाकाव्य के रूप में भी स्वीकार करते हैं। परंतु ये स्वीकार नहीं करते हैं कि आदिकाल में ये रचना जो है वो अप्रमाणिक है या प्रमाणिक है। ठीक है, अप्रमाणिक ही मानते हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है ना, शुक्ल जी अप्रमाणिक मानते हैं और जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है जैसे कि गौरीशंकर हीरा चंदोजा, इधर से कविराज श्यामल दास है, ये भी अप्रमाणिक मानते हैं। जबकि प्रमाणिक की बात करूँ तो कुछ हुए जैसे दशरथ शर्मा, इधर से दशरथ शर्मा के अलावा अपने श्याम सुंदर दास प्रमाणिक मानते हैं। क्योंकि श्याम सुंदर दास ने और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने क्या किया है, इसको ढूंढकर इसका संपादन करवाया है। जबकि अर्ध प्रमाणिक में हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम आता है, सुनीति कुमार चटर्जी का नाम आता है। यह 200% इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 1000 बार पूछा गया है और आगे भी 10,000 बार पूछा जाएगा कि शुक्ल जी की पृथ्वीराज रासों को किस किसने प्रमाणित माना है, किस किसने अप्रमाणित माना है और किस किसने अप्रमाणित माना है। हालांकि जब मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊँगा तो वहाँ से डिटेल में ये चीज़ें अलग से पढ़ाऊँगा नोट्स के हिसाब से, क्योंकि अभी वाली क्लास में हम सिर्फ शुक्ल जी पढ़ रहे हैं ना, तो हम शुक्ल जी का ही चर्चा करेंगे। बाकी मैं हिंदी साहित्य का इतिहास के अलग से लेक्चर डालूंगा, धीरे धीरे डालूंगा, ठीक है ना, जल्दी ही। बाकी हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को 1 साल बाद देखें तो हो सकता है तब तक तो मैं डाल चुका हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो ये देखो जाली ग्रंथ ठहराया गया है। हालांकि कभी आ जाए ना कि क्या बोलते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासों को क्या कहा है, तो जाली ग्रंथ कहा है, ये भी अपन सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पढ़कर, ठीक है ना। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने रासों में वर्णित घटनाओं तथा सम्मतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। अब ये प्रश्न मैं बता नहीं सकता, आपको 500 बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासों में वर्णित घटनाओं और सम्मतों को भाटों की कल्पना कौन मानते हैं। चाहे आपका टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे आपका पीजीटी का एग्जाम हो, सब एग्जाम में मैंने ये प्रश्न देखा है। कौन मानते हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको 200% इंपॉर्टेंट करा। पृथ्वीराज की राजसभा में कश्मीरी कवि जयानक ने भी संस्कृत महाकाव्य लिखा था पृथ्वीराज विजय का नाम का। हालांकि वो पूरा नहीं मिलता है, पर उसमें दिए गए सम्मत और घटनाएं ऐतिहासिक के अनुसार ठीक बैठती है। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें माता का नाम मिलता है कर्पूरी देवी, जबकि हम यहाँ पे कुछ और ही पढ़ रहे हैं, कोई कमला वगैरह इस टाइप से, तो उसमें पृथ्वीराज के माता का नाम कर्पूर देवी मिलता है। तो जो पृथ्वीराज विजय है ना, जो किसने लिखी है, जयानक ने, संस्कृत ग्रंथ है, उसके आधार पर ही इसको क्या किया है, आधे से ज़्यादा लोगों ने अप्रमाणिक ठहराया है। तो कश्मीर में मिला था ये। तो इसका समर्थन झांसी के शिलालेख में भी होता है। तो उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रमाणिक है और समसामयिक ग्रंथ है। उसमें हमीर महाकाव्य आदि प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर दिल्ली के तोमर राज अनंगपाल की पुत्री विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद लाना जाना, राणा रमो समर सिंह पृथ्वीराज का समकालीन होना, उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें क्या होती हैं, असंगत सिद्ध होती है। अर्थात उसमें तो दिया हुआ ही नहीं है सारी बातें। यहाँ तक कि पृथ्वीराज विजय में तो चंद्रवरदाय का वर्णन भी नहीं दे रखा। इसी प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति कथा भी शिलालेख जांच करने पर कल्पित ठहरती है। अब खुद ही लगाओ आप ईमानदारी से। अब कोई आपसे कहे कि यार मैं जो पैदा हुआ था ना, तो मैं
25 साल पहले पैदा हुआ था, और 25 साल पहले क्या हुआ था, ऊपर से एक परी आई थी, और परी ने क्या किया, 2 फूल दिए मेरी मम्मी को। उस फूल में से कहा कि भाई ये फूल है ना वहाँ उगा देना गमले में से, और इनमें से एक बालक पैदा होगा ऐसे, जिसका नाम कबीराम होगा। तो ये तो कल्पना ही है ना एक प्रकार से, इस प्रकार की कोई घटना है। तो ये कह रहे हैं कि यज्ञ में से उत्पन्न हुए थे। तो ये सारी बातें जब पृथ्वीराज विजय पढ़ते हैं जयानक की, तो वहाँ पे काल्पनिक ही ठहरती है, क्योंकि इनमें से हाँ ये लिखा हुआ है, क्योंकि इनमें सोलंकी चौहान आदि कई कुलों की प्राचीन राजाओं की शिलालेख मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी चंद्रवंशी कहे गए हैं। अग्निकुल का तो कहीं उल्लेख ही नहीं मिलता। चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल इतना माना है, संवत 1115 के आसपास। दिल्ली गोद जाना, कन्नौज जाना, शहाबुद्दीन के साथ, ठीक है ना। पर शिलालेख और दान पत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार राष्ट्रों में दिए गए संवत ठीक नहीं बैठते हैं। अब तक ऐसे दानपत्र शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद्र और परमर्दी देव, जिसे भहुआ के राजा परमाल के नाम आए, इस प्रकार मिले हैं कि पृथ्वीराज के 4, जिनमें से 1224-1244 के बीच में है, जयचंद्र के 12 और परमर्दी देव के 6, और ये बाकी सब चीज़ें मिली है, जिसमें पृथ्वीराज और परमर्दी देव का युद्ध का वर्णन तो मिलता है, और ये मिलता भी है तो इतिहास में मिलता है, ठीक है ना। अब देखो कुछ लोग क्या कहते हैं ना, उन्होंने तो बता दिया कि भाटों से उत्पत्ति मानी है, तो भाटों वाली बात आते हैं, हम हीरा चंदोदिया के पास रह जाएंगे, लेकिन संवत के अनुसार भी इसको अप्रमाणिक ठहराया है। अब शुक्ल जी खुद भी अप्रमाणिक ठहरा रहे हैं, और देखो सिद्ध कर रहे हैं। तो शुक्ल जी किस हिसाब से अप्रमाणिक ठहरा रहे हैं इसको, कि पहली बात तो इसकी कथाएं जो है ना वो मैच नहीं खा रही है इतिहास के साथ ही, और दूसरी बात इसका जो समय है ना संवत, वो भी मैच नहीं खा रहा है। 2 चीज़ें, पहली बात तो भाई कथा, भाई चलो संयोगिता नाम से कोई हुआ है नहीं हुआ इसका वर्णन भी मिलता अगर तो हम मानते हैं, और इधर से जो नाम वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है ना। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसी सम्यक पुष्टि फारसी तारीखों में भी हो जाती है। फारसी इतिहासकार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 537 ईस्वी में मानते हैं, जिसके अनुसार संवत की बात करें तो 1248 ठहरता है और सन 1193 ठहरता है। अतः इन संवतों को ठीक करने से इस प्रकार में कोई संदेह नहीं है। हालांकि ये बात निश्चित है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1190-91 में हुआ था, दूसरा 92 में हुआ था। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ये वो आदमी है जिसने और श्याम सुंदर दास ने बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करके पृथ्वीराज रासों का संपादन किया है। उसके बाद ही पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वीराज रासों फैला है, और इन्होंने प्रमाणिक माना है, ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, प्रमाणिक कैसे लिखा जाता है शुद्ध तरीके से, प्रामाणिक, ठीक है ना। जो लोग वीडियो देखेंगे उनको दिख जाएगा। पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि पक्ष में देखो राष्ट्रों के समर्थन में इस बात में ध्यान दिलाया है। अब देखना, अब जाहिर सी बात है आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई किस इंसान ने अप्रमाणिक माना है तो किस पदार्थ को अप्रमाणिक माना है, परंतु जिसने प्रमाणिक माना है उसने प्रमाणिक क्यों माना है, ठीक है। तो उन्होंने ये विचार उपस्थित किया है कि ये अंतर भूल से नहीं है, यथार्थ संवतों से 90-91 वर्ष का अंतर। देखो इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रों के सब संवतों में यथार्थ संवतों से 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने ये विचार उपस्थित किया है कि ये अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए उन्होंने राष्ट्रों के इस दोहे को पकड़ा है कि एकादश से पंचदह विक्रम साक आनंद और 3 रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरेंद्र। अब देखो यहाँ आनंद शब्द आने से क्या किया है, आनंद शब्द आने से मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने कहा है कि आनंद नाम का भी एक समय चलता है। अब आनंद नाम का कैसे समय चलता है, जैसे हम चलते हैं ना हिजरी नाम से समय चलता है, ईस्वी से समय चलता है, शुक संवत नाम से समय चलता है शुक, ऐसे संवत नाम से भी समय चलता है, विक्रम समय था ना। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे अनंत संवत में रचना लिखी गई है, तो उसमें क्या होता है ना, अनंत संवत जो है 90 वर्ष का अंतर रहता है अनंत संवत में। जैसे विक्रम संवत और ईस्वी में 57 साल का अंतर रहता है ना, उसी प्रकार। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि विक्रम साक अनंत का अर्थ है मतलब शून्य, मतलब होता है शून्य, और नंद का मतलब होता है 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत, अर्थात 90 वर्ष घटाए गए। इसका वे उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे, इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भट्टों ने निकाल दिया है। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वो कह गए, अर्थात उन्होंने जो प्रमाणिकता के जो मत दिए ना उसको ग्रहण नहीं किया है। पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार का समाधान नहीं होता। देखो आप तो आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ मिलाकर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई है। फिर भी ये विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत में से 90-91 निकाल कर पृथ्वीराज राष्ट्रों में संवत दिए हैं, उसने ऐसा जानबूझकर किया है। अब धोखे से या भ्रम में पढ़कर किया है हमको नहीं पता। और ऊपर जो दोहा दिया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग आनंद भी बताते हैं और कुछ लोग कहते हैं
उपयुक्त मानते हैं। इसी राशि में एक दोहा और मिलता है कि 1 से 15 विक्रम जिस धर्म सुत्ता त्रायतिक साख पृथ्वीराज को लिशो विपर गुण गुप्ता। ठीक है ना, इसमें भी 9 के गुप्त रहने का अर्थ निकलता है, पर कितने में से 9 कम करने का ये प्रमाण नहीं मिलता है कि कितने में से 9 कम करने से ये तीसरा शक बनता है, ये नहीं कहा है। दूसरी बात ये कि गुणगुप्ता ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। ठीक है ना, गुणगुप्ता से बात सम्मत ही कि नहीं है। अब देखो, कुछ लोग होते हैं जो प्रमाणिक मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अप्रमाणिक मानते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बेच का रास्ता चुनते हैं, अप्रमाणिक मानते हैं। तो आपसे कभी कोई पूछा जाए कि आपको क्या मानना चाहिए, ये मैं बताऊंगा लास्ट में आपको, तब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो लास्ट में बताऊंगा आपको कि प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है, अर्धप्रमाणिक है। ठीक है, कि बात सम्मत की नहीं है भाई। इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी है ना इतिहास से विरुद्ध, उससे क्या कहा जा सकता है ना। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, तो हम काव्य ग्रंथ स्वीकार कर रहे हैं ना। हम हिंदी साहित्य में किसको पढ़ते हैं? काव्य को पढ़ते हैं, काव्य रचनाओं को पढ़ते हैं। माना कि इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में भी तो सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उलटफेर नहीं किया जा सकता ना। दयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाओं का नाम ठीक ठीक है? बताओ। इस संबंध के अतिरिक्त कुछ कहने की जगह नहीं है। ये वास्तव में पूरा ग्रंथ जाली है, और ये 1 लाख बार पूछा गया क्वेश्चन नहीं है कि ये वास्तव में पूरा ग्रंथ जाली है। ये पंक्तियाँ किसकी है? शुक्ल जी की, आचार्य शुक्ल जी की पंक्तियाँ हैं ये। और किसके संदर्भ में है ये? पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। पृथ्वीराज, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इस तरह से पंक्तियाँ पूछता है 1000 बार। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हो, उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता तो इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते, तो कुछ घटना है और कुछ सम्मत तो ठीक होते। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता दयानक ने पृथ्वीराज को मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद का नाम उसमें नहीं लिया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें चैप्टर में श्लोक दिया हुआ है, तनयश चंद्रराजस्य चंद्रराजे इवा भवत संग्रह यस्सु वर्तनाम सुवृत्तनाविवेद्धता। तनयश्चंद्रराजस्य चंद्रराज इवा भवत संग्रहम यस्सु सुवृत्तनामिव्यधात। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है वो राज बहादुर श्रीयुक्त पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि है, जिसका उल्लेख कवित्र कश्मीर के कवि शैमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में कहा जा सकता है कि चंद बरदाय नाम का कोई कवि था, तो वह या तो पृथ्वीराज के सभा में न रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज था और उसके भाई हरिराज था। इन दोनों में से किसी के वंशज में से यहाँ चंद का नाम कोई भट्ट कवि रहा होगा, जिसने उसके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता का आदि के वर्णन के लिए कुछ रचना की होगी। पीछे तो बहुत कुछ कल्पित भट्ट भणंत तैयार होता गया है। सबको लेकर चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान देना, उसी के नाम पर रासो नाम की बड़ी कहानी की इमारत खड़ी हो गई है। भाषा की कसौटी का देखना, भाषा की कसौटी पे क्या कहते हैं शुक्ल जी कि भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल बेठिकाने हैं और उसमें व्याकरण आदि कोई व्यवस्था नहीं है। शुक्ल जी ने ये पंक्तियाँ किसके बारे में कही है? पृथ्वीराज रासो। किसने कही है पृथ्वीराज रासो के बारे में ये पंक्तियाँ? आचार्य शुक्ल जी ने कि भाषा की कसौटी पे तो ये ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है। इतनी सी पंक्तियाँ देगा आपको, बस इतनी सी पंक्तियाँ देगा और आपका काम हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ये ग्रंथ के साथ बिल्कुल बैठिकाने का है और व्याकरण आदि की भाषा तो व्यवस्थित नहीं है। तो और कुछ कवित्वों में तो भाषा तो बैठिकाने की है ही सही, पत्रोटक आदि छोटे छोटे छंदों में भी कहीं कहीं तो अनुस्वार का अंत है, तो अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई देती है, क्रियाएं नए रूप में मिलती है, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसे प्राकृत और प्रबंध शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चित्र पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाग जाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के न इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। ठीक है ना, न तो भाषा के इतिहास के काम का है, न ही साहित्य के इतिहास का काम का है, ये कहना चाहते हैं।
जब किसी काम का नहीं है तो फिर शुक्ल जी आपने महाकाव्य क्यों कर दिया इसको? महाकाव्य करने के पीछे कितनी ज़्यादा नियमों का पालन करना पड़ता है। महाकाव्य अपने आप में ही बहुत कम लिखे गए हिंदी साहित्य में, तो शुक्ल जी का ऐसा ही है। शुक्ल जी मोजी आदमी एकदम ऐसा है। अभी तो शुक्ल जी एकदम बढ़िया से बात कर देते हैं, और कभी कभी तो महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने 1909 से लेकर 13 तक राजपुताने के बीच ऐतिहासिक काव्य की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी में छपा था। पृथ्वीराज राष्ट्रों के विषय के रूप में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कवि तो चंद्र के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज राष्ट्रों में लिखा गया तो चंद्र वो लाहौर में हुआ था। इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वीराज राष्ट्रों में लिखे गए चंद्र का जन्म कहाँ हुआ है? लाहौर में। कहते हैं कि पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय राजपुताने में आया था और पहले सोमेश्वर का दरबारी था, बाद में पृथ्वीराज का मुख्यमंत्री बना या मंत्री बना, सखा बना, राजकवि बना। पृथ्वीराज ने जब नागौर बसाया था ना, तो वहाँ भूमि भी चंद्र को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद्र के वंशज रहते हैं, और उसके प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की जब भेंट हुई तो उसने चंद्र का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। ये चंद्र का वंश वृक्ष दे रखा है यहाँ पे। चंद्र बरदाय गुणचंद्र सीताचंद्र वीरचंद्र हरिचंद्र रामचंद्र विष्णुचंद्र खेमचंद्र जयचंद्र मनचंद्र शिवचंद्र बलदेव चंद्र चौथचंद्र मैनीचंद्र गोकुलचंद्र कर्णचंद्र, ठीक है, गंगाधर वगंथ सिंह, और ऐसे ऐसे अगर आगे चले हम मानसी विजय सिंह, ठीक है, नानूराम जी। तो नानूराम जी का कहना है कि नानूराम जी के अनुसार कि चंद्र के कितने लड़के थे? 4। उनमें से एक तो मुसलमान हो गया, दूसरे का तो कुछ पता नहीं है, तीसरे का वंश अम्भोर में जा बसे, और चौथे तो जल थे। जल कौन? वही जलहण दत्त दे चला, जो नागौर में चला। पृथ्वीराज के चंद्र के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार किया है कि दहति पुत्र कवि चंद्र के सुंदर रूप सुजान, एक जल गुण बावरो गुण समुद्र शशिवान, है ना, एकदम कुछ चांद तारे पे चमकता हुआ चेहरा है। पृथ्वीराज में कवि के 10 पुत्रों के नाम दिए हुए हैं, पृथ्वीराज राष्ट्रों में भी, ठीक है ना, याद रखना, इनको पेंटिंग भी। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में भी एक ऐसा पद आया है इसमें सूर्य की वंशावली दी हुई है। वो पद यह है कि प्रथम ही पथु यज्ञ ते प्रकट भय अद्भुत रूप, अर्थात कि हम सूरदास जी कहते हैं कि हमारे परिवार वाले सबसे पहले तो यज्ञ में प्रकट हुए थे, है ना। ब्रह्म राव विचारी ब्रह्मा राखु नाम अनूप, पान पय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कयो दुर्गा पुत्र देह पति भयो अति अधिकाय, पारी पायन सुरन के सुर सहित अस्तुनि कीन, तासु वंश प्रशंस में वो चंद चारों नवीन, भूप पृथ्वीराज दीनो तीन है ज्वाला देश, तनिये ताके 4 कीनो प्रथम आप नरेश, दूसरे गुण चंद तासुत सिरु चंद स्वरूप, और वीर चंद प्रताप पूर्ण भयो अद्भुत रूप। इस प्रकार से पंक्तियां कहाँ से शुरू होती है? ये कि पृथु प्रथम ही पृथु यज्ञ ते प्रगट भय अद्भुत रूप। तो ये क्या है ना, इसमें पृथु आने से आप इसको पृथ्वीराज राष्ट्र की पंक्तियां मत समझ लेना। ये सूर्य की वंशावली है, ये, ठीक है ना, याद रखना, पृथ्वीराज की वंशावली नहीं है, ये सूर्य की वंशावली का पद है, जो कि कभी पूछा नहीं गया है। हो सकता है पहली पंक्ति कभी आ जाए, पर पहली पंक्ति इंपॉर्टेंट है बस। इसके अलावा पूरा पद ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी याद रखने आवश्यकता नहीं है। इस पूरा पद को खत्म होने के बाद नीचे क्या लिखा हुआ है देखो आप लोग। किन दोनों वंशावलियों को मिलाने पर मुख्य भेद ये प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जल चंद की वंश परंपरा बताया है, गुप्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा गया है, बाकी राम तो प्राय गिनते हैं। तो नानूराम का कहना है, ये चीज़ें आप देखते हैं कितना बचा हुआ है इसके बाद। ठीक है यार, अभी तो बचा हुआ है ना काफ़ी सारा, है ना। इसके बाद देखिए, देखता हूँ कितना बचा हुआ है यार। ठीक है, अभी तो है अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कल करेंगे, पर नानूराम का कहना है, ठीक है ना, यहाँ से अपन कल करेंगे।